पूरक प्रश्न पूछो। पूरक प्रश्न मेरा ये है। अरे भाई आ गया होगा, मुझे दिख रहा है, हो गया। अब टाइम हो, जिस समय पुकारा उस समय होना चाहिए। मैं 11 से पहले तो नहीं पुकारा। अब लास्ट में जब हो जाएंगे, लास्ट में आपका ले लेंगे। ये क्रम है, यदि उस समय अब्सेंट है तो लास्ट में जैसे होगा ले लेंगे। सप्लीमेंट्री पूछो ना। हाँ, अधिक लागत के कारण नांगल चौक रोड से डोला की ढाणी व जैतपुरा से पारिकों की ढाणी वाया नारदपुरा सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। कई वर्षों से यहाँ के आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार इन सड़कों को अतिरिक्त बजट देकर स्वीकृत करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी मनीष का इस संबंध में अभी जो ये आपने बताया कि कई सालों से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और उनको रिपेयरिंग उनकी नहीं हो रही है, तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोविज़न रखा है कि 10 करोड़ के चाहे नॉन पैचेबल 5 करोड़ और 5 करोड़ मिसिंग लिंक का हम लोग सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और नई सड़कें भी इस बार बजट में घोषणा की है तो वो भी ली जाएंगी। माननीय सदस्य की कोई भी अगर ऐसी सड़क हो तो वो मुझे अगर दे दें तो उसका परीक्षण करवा लेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी रिपेयरिंग भी होगी और अगर कोई नई सड़क है तो नई सड़क पे भी परीक्षण करवा के उसका काम भी हम लोग करेंगे। दूसरा कोई पूछेंगे? सरकार मिसिंग लिंक व नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण हेतु सड़कों के चयन का क्या आधार रखती है? ये किन की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाती? एक हमने कमेटी का गठन किया है, जैसे माननीय सदस्य को जानकारी है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है जिसमें हमारे वहाँ के एक्सीएन एससी वगैरह उनको हमने किया है और वो उसके आधार पे वहाँ पर जो भी आवश्यकता होती है उसके बाद वो वहाँ से जो भी सड़कों की सूची आती है उस आधार पे हम लोग उसकी घोषणा करते हैं। मैम, पूर्व के बजटों में इस प्रकार से हम लोगों को उस कमेटी के आधार पे बजट आवंटन नहीं किया गया। वो अलग है। क्या आगे इस बारे में आप अपना सदन को प्रस्तुत करें स्पष्टीकरण? ऐसा है कि जब पिछली सरकार में भी इसी तरह की कमेटी बनी थी उस समय भी किसी जनप्रतिनिधि को इस कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया था। हमारी सरकार तो सभी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, आम जनता हो, सभी से पूछकर ही इन चीज़ों को आगे ले जाती है। लेकिन अगर मैंने जैसा पहले भी कहा, पहले उत्तर में भी मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी कोई सड़क है जो माननीय सदस्य को लगता है कि आवश्यकता है उस सड़क की, चाहे रिपेयरिंग हो चाहे नई सड़क हो, तो निश्चित रूप से मुझे बताएं, हम लोग उस पर कार्य करेंगे परीक्षण करवाने के बाद इन पूरा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो एप्रोप्रिएशन बिल पे कहा था कि विधायक जो हैं वो अपने प्रस्ताव देंगे, उसके आधार पर हम स्वीकृत करेंगे। तो आप चाहे कमेटी करें पर वो कमेटी विधायकों से प्रस्ताव ले, ये तो इंश्योर करें आप, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूँगी, मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर यदि ऐसी कोई सड़क है तो आप कमेटी को भी भेज दीजिए और मुझे भी आप व्यक्तिगत रूप से मिलें तो बिल्कुल उस पे उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाने के बाद कि अगर सच्ची में लगता है कि ऐसी सड़क है तो उसको बिल्कुल उसको टेकअप करेंगे। इसमें एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। कमेटी किसी के भी कहने से सड़क दे सकती है, जनप्रतिनिधि भी, एमएलए भी, आम पब्लिक भी। एक नंबर बात ये हो रही है, आप अपने क्वेश्चन के जवाब में जो आश्वासन दे रही है वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, वो एक माननीय सदस्य की बात होगी। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि भाई जो हमने आपका एमएलए कोटा 23 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ पिछला, 10 करोड़ ये, 3 करोड़ रुपए बिल्डिंग का, तो उनका जो कहना था कि वो विधायक की अभिशंसा पे है
और कमेटी जो करती है वो बिना विधायक की अभिशंसा पे भी कर सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर बात कही है, माननीय मंत्री जी, उसकी पालना आप कराएंगे क्या? मैं जब आपको बहुत आश्वासन क्लियरली दे ही रही हूँ कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी बजट रिप्लाई में कहा कि अगर विधायक की अनुशंसा पे हम लोग काम करेंगे, और ये उनकी भी ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी है ये सभी की अनुशंसा लेगी, जाके वास्तविक स्थिति भी देखेगी, उसकी जांच भी करेगी। उसके बाद जो भी प्रपोजल्स आएंगे वो प्राथमिकता से हम लोग देखेंगे कौन सी पहले लेनी है कौन सी बाद में, लेकिन डेफिनेटली वो सारी सड़कें रिपेयर करनी है ना। अगला प्रश्न है मनीष यादव। हो गया दो दो क्लियरिटी नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं आ रही, कमेटी को दे दो। क्लियरिटी नहीं आ रही। अरे ऐसा नहीं है मनीष यादव। उसके बाद जब विधायक नेता प्रतिपक्ष बोलो मत, आपने भी यही किया था, जैसा आपने किया था वैसा आप ये परंपरा बनाई हुई है, हम भी वही करेंगे। अब इससे मनीष यादव आपके सदन के नेता जो आश्वासन दे चुके माननीय हैं मंत्री जी, उसको भी आप नहीं तो मान रहे। मैं उसी को दोहरा रही हूँ कि सदन के नेता ने भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी राय ली जाएगी, उनकी भी वो जो देंगे प्रस्ताव। और इस बार बजट में भी सभी के लिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, पिछले बजट में और इस बार जितना कुछ मिला है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के हमारे एमएलएज हैं, ये बिना भेदभाव के इस बार बजट में और पिछली बार बजट में भी हमने दिया है। आपके जो पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, सदन में एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल इस बार जो ऐसा बजट दोनों बार आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया, और जो पिछली सरकार में हुआ है वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय भी पता है यही कमेटी, ऐसी ही कमेटी बनी थी, किसी भी हमारे एमएलएज को नहीं पूछा गया था उस समय। मनीष यादव। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 447। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया। पूरक प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, परंतु सरकार ने 2 बजट पेश करने के बावजूद आज तक एक भी महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी किस तारीख तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा घोषणाएं आपने पूरी कर दी है, डबल इंजन की सरकार है, और गरीब महिलाओं को देसी घी का जो संकल्प पत्र में आपने वादा किया उनको आप नहीं दे पा रहे। इस पर मैं स्पष्ट जवाब चाहिए कि किस तारीख तक आप दे देंगे। हाँ प्रश्न पूछो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 जो जिले हैं, टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर, इनमें बीपीएल के परिवार और फर्स्ट डिलीवरी में 4 से 6 महीने 3 लीटर जो है उनको घी दिया जाता है, और डिलीवरी के पश्चात 2 लीटर। इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं जहां पर बीपीएल, आस्था कार्ड, सहरिया परिवार, कथौली जनजाति, इनके जो है इनको डिलीवरी के पश्चात इनको सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी इनको दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने इनके संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है, इनका जवाब है कि देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। एक भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मैं इस पर जवाब ये चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जाएगा, और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या जो प्रावधान है वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया, इसका स्पष्ट जवाब सदन के सामने दे माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, 5 लीटर घी तो दिया ही जा रहा है। मैंने दूसरे जिलों का भी बोला, इनका भी बोला। अभी 3.5 सरकार के अभी और बचे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है 5 लीटर घी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को हम दें। ये पूछें माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। 5 किलो घी का जो संकल्प पत्र में वादा था उसका स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं है। वो संकल्प पत्र का वादा इनको जो पूरा करना है, इसको लेकर के किस तारीख तक होगा वो ये जरा सदन को बताएं, राजस्थान को बताएं। 2 हो गए, कोई कहना है? अगला प्रश्न है। अरे जवाब तो जो आया, जवाब तो वो निवेदन है आप तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो खुद मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ना, आपका जो
सेकंड खंड में जो राजू, आप जवाब हो है गए, 2-3 हो गए उल्टा कि दो की जगह। हम संकल्प पत्र 23 में राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई है, जिसकी क्रियान्वती प्रक्रियाधीन है। तो हम तो यही पूछ रहे हैं, प्रक्रिया कब पूरी होगी? मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो सबको घी दे रहे हैं। आपका जो जवाब है वो पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, संकल्प पत्र में कोई तिथि नहीं लिखी हुई थी कि इस तारीख तक करेंगे। अभी 3.5 साल हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसके अंदर हम उसका पूरी प्रयास करेंगे नहीं तो आप और 3.5 बता दो। फेज्ड मैनर में इसको किया जाएगा, एक साथ नहीं किया जाएगा, फेज्ड मैनर में किया जाएगा। और उसमें जैसे बोला आप राजू, उसमें कोई अरे आप स्पेसिफाइड बैठो, डेट माननीय नहीं सदस्य, थी। इन्होंने पूछ संकल्प लिया। पत्र में था, उसको फेज्ड मैनर में हम उसको ले लेंगे। अभी 3.5 साल से ज्यादा हमारे पास बचे हुए हैं, जल्दी करेंगे। 6 महीने में, साल में, 2 साल में? मैंने बोला ना फेज्ड मैनर में हम कर देंगे। पहले तो आप मना ही कर रहे थे कि हमारी नहीं, घोषणा मना नहीं किया, मना नहीं किया। अगला प्रश्न है। 5 लीटर के बारे में मैंने बात की, श्री मना जगत सिंह, कभी नहीं किया अरे, मैंने। मंत्री सक्षम है। मंत्री सक्षम। श्री जगत सिंह, श्री पब्बाराम विश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद क्वेश्चन। आपको। मेरा क्वेश्चन नंबर, प्रश्न तो छोटे होंगे, प्रश्न संख्या 449। हाँ, प्रश्न तो छोटे होंगे पर विस्तृत उत्तर चाहूंगा। उत्तर आ गया? पूरा पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाजरा खरीद वाला जो मुद्दा है उसके अंदर मेरा मंत्री जी से प्रश्न है आपके माध्यम से कि भारत के किस किस अन्य राज्यों में बाजरे की खरीद एमएसपी पर की जाती है और क्या प्रधानमंत्री जी के मोटे अनाज को सीएन घोषित करने के व जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के बाद क्या बाजरे के मूल्य में वृद्धि हुई है और किस प्रकार की वृद्धि दर्ज हुई है, ये थोड़ा आप बता दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बाजरे का जो इन्होंने समर्थन मूल्य में किन किन राज्यों में खरीद की जा रही है, तो भारत में गुजरात में खरीद की जा रही है, जिसमें 2024-25 में 936 किसानों से 3,818 मैट्रिक टन खरीद की गई। हरियाणा में 1,59,067 किसानों से 4,48,387 मैट्रिक टन खरीद की गई और बाजरे की, और उत्तर प्रदेश में 16,817 किसानों से 1,01,311 मैट्रिक टन खरीद की गई। माननीय सदस्य का ये प्रश्न है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के श्री अन्न योजना पर जोर देने के बाद, फोकस करने के बाद, क्या बाजरे के मूल्य में बाजार में किसानों को क्या भाव मिलने लगा है? तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2014 में बाजरे का समर्थन मूल्य था उस समय 1250 रुपये प्रति कुंटल, 1250 प्रति कुंटल, और 2024 में 10 साल में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में उसका बाजरे का समर्थन मूल्य 1250 से 2625 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। और ना सिर्फ ये प्रति कुंटल भाव समर्थन मूल्य का है, बल्कि बाजार में आज हम देख रहे हैं जिस तरह गेहूं का और जिस तरह बाजरे का समर्थन मूल्य से ज़्यादा आम किसान को मिलने लगा है, वो इसी वजह से कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की डबल इनकम का फोकस किया और श्री अन्न का प्रोत्साहन किया, उससे बाजरे का बाजार भाव बढ़ा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वहाँ पर मेरे क्षेत्र में मूंगफली उत्पादन जबरदस्त होता है। पूरे राजस्थान में एक ही जिला जिसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 25 क्विंटल के स्थान पर इस बार 40 क्विंटल खरीदने का जो आदेश निकाला, इसके लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रश्न करता हूं कि आपने तीसरी बार खरीद के लिए जो डेट बढ़ा करके कि सारे पंजीकृत किसानों का जो मूंगफली वो खरीदवाने का काम किया, अप्रत्याशिता आपको बधाई देता हूं इसके लिए भी। उसके साथ भी मेरा प्रश्न है, हाँ, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न है कि इसमें विशेष करके जो देरी इसलिए हो रही है कि वेयर हाउसेज की कमी है, देरी इसलिए हो रही है कि बारदाना नहीं आ रहा। प्रश्न पूछो। तो क्या सरकार भविष्य में जो कृषि जिन्स खरीदने जैसे राइडा और ये आपके गेहूं इस खरीद करके उसको स्टोरेज करने के लिए, वेयर हाउसेज अधिक बढ़ाने के लिए और बारदाने की उपलब्धता समय पर करवाने का आश्वासन देती है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का
प्रश्न बिल्कुल प्रश्न का ही उत्तर किसानों के बिल्कुल हित में है कि इन्होंने कहा मूंगफली में जो बारदाने की दिक्कत आई कि पहली बार ऐसा हुआ कि बाजार में मूल्य और समर्थन मूल्य में 2500 रुपए का फर्क था और 1 लाख रुपए प्रति किसान को लाभ मिला। इस वजह से बारदाने की डिमांड ज्यादा हुई, जितना हमारा लक्ष्य था उससे ज्यादा मूंगफली सरकार के पास आई। पर मैं आश्वस्त करूंगा कि ना बारदाने की कमी आएगी, ना माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह 25 से 40 कुंटल करा और जिस तरह 3 बार तारीख बढ़ाई, किसानों के हित के लिए सरकार हमेशा तैयार है और भी जो हित में निर्णय होंगे सरकार निरंतर लेती रहेगी। दो हो गए आपके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर पिछले 5 सालों में मूंगफली की खरीद 1 लाख कुंटल हुई है और आपने इसी साल में 5 लाख कुंटल आपने खरीद करके जो आप अरे प्रश्न पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? धन्यवाद। ये प्रश्न क्या पूछ रहे हो? प्रश्न एक तरफ का किसानों को अब एक जगह उठाया जा रहा है सब, ये बड़ा गंभीर विषय है। धन्यवाद दे दिया। मेरे को एक ध्यान आ रहा था, वैसे तो 1 ही सेकंड की बात है। शोले फिल्म में धर्मेंद्र जो है ना, अमिताभ धर्मेंद्र की इतनी बुराई करता है, जबकि वो सीधा प्रश्न पूछो। उसमें कमी नहीं बताता है। आप प्रश्न बात पूछो। ये है, आपने समर्थन मूल्य पे 1 दाना नहीं खरीदा बाजरे का। प्रश्न पूछो। मूंगफली खरीद में भारी गड़बड़ हो रही है बीकानेर के अंदर, और हकीकत ये है साहब कि गेहूं खरीद की तो तैयारी चल रही है, बाजरा बाजार में आया हुआ है, उसको खरीद नहीं रहे हो। तो ये एमएसपी का क्यों नाटक कर रखा है भाई? या तो आप खरीदिए, इस पे जवाब दे दीजिए मेरे को। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में बाजरा श्री अन्न का वादा किया है और हमारे संकल्प पत्र के 14 महीने में 58% वादे पूरे हुए हैं, तो जल्दी 100% वादे पूरे होंगे, उसमें ये भी होगा। आप 58 की नहीं है, ये 58 की है या नहीं है? और आप ये जो बात कह रहे हो, आपके मनमोहन सिंह जी के समय 1250 रुपए क्विंटल कहते थे। प्रश्न संख्या 450। माननीय मंत्री जी, आज खुशहाल है गोपालन मेरे पास उत्तर आ चुका है। आ चुका है तो माननीय मंत्री जी, पूरा प्रश्न पूछो। आपने खंड 2 में मेरी विधानसभा में मनोर थाना में 18 गौशालाएं हैं और 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आपने इनका अनुदान दे दिया गया है। इसके लिए तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन 18 गौशालाओं में आंवलेड़ा, सोरती, अर्जुनपुरा और उमरिया गौशालाओं का अनुदान राशि नहीं दी गई है, तो ये कब तक दे दोगे और इसके क्या कारण रहे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो पात्र गौशालाएँ मनोर थाना विधानसभा में थी 18, उनको 18 गौशालाओं को 12.59 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में जारी हो गई है। बाकी जो गौशाला है मनोर थाना क्षेत्र में 6 गौशाला ऐसी है जिनको अनुदान नहीं मिला है, जिनमें से 2 गौशाला आंजनी गौशाला समिति सारडा और केशव प्रिया गौ सेवा समिति बाल्टा, ये अक्रियाशील है। इनमें बिल्कुल गाय है नहीं। संस्था भले संचालित है लेकिन गाय नहीं है, गोवंश नहीं है। दूसरी 4 गौशाला ऐसी है, राम जानकी गौ सेवा समिति टोडरा, श्री गोपाल गौ सेवा समिति जालमपुरा, गोविंद गौ सेवा समिति गणेशपुरा और श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति गरवाली। ये 4 जो गौशाला है, इनका भौतिक सत्यापन 1 साल में 2 बार होना चाहिए था, वो 2 बार भौतिक सत्यापन हुआ नहीं। गौशालाओं को अनुदान के लिए हमारी विभाग की जो प्रक्रिया है, पोर्टल पे आवेदन करना होता है 6 महीने में, और आवेदन करने के बाद में हमारे विभाग के अधिकारी जाकर कर उनका भौतिक सत्यापन करते हैं, और भौतिक सत्यापन में यदि 100 गोवंश से ज़्यादा गोवंश वहाँ पाए जाते हैं तो उनको अनुदान की प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। 2 बार भौतिक सत्यापन के बाद में तीसरे भौतिक सत्यापन में उनको अनुदान दिया जाता है। तो ये गौशाला उसमें पात्रता नहीं रखती, उन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं किया, इसलिए उनको अनुदान नहीं मिला। चलिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में गौ माता की दयनीय स्थिति है, तो जो वर्षों से जो गौशालाएं संचालित है
क्या सरकार वर्षों से संचालित गौशालाओं को भूमि आवंटन करने का विचार रखती है तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे राजस्थान में 4140 के आसपास गौशालाएं संचालित है, जिनमें 3043 गौशाला जो पात्र है उनको हमने इस बार अनुदान दिया है। ये तो मनोहर थाना का ही पूछ रहे हैं। हाँ, तो मनोहर थाना में भी जैसे 18 गौशाला को अनुदान दिया, 17 जो अपात्र है उनको नहीं दिया। अब कई गौशाला ऐसी है, इनके मनोहर थाना क्षेत्र में भी होगी और राजस्थान के दूसरे जिलों में भी है, जिनके पास में अपनी खुद की भूमि नहीं है। कई गौशालाएं चारागाह भूमि पर स्थित है और कई शिवाचक पे स्थित है। शिवाचक जमीन पे जो स्थित है उनको तो भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया है, जिला कलेक्टर उसको भूमि आवंटन करता है। लेकिन जो गौशाला चारागाह में स्थित है उसमें गुलाब कोठारी द्वारा जो रिट लगाई गई है, कोर्ट का फैसला है कि हम उनको चारागाह भूमि में से भूमि गौशालाओं को या किसी व्यक्ति विशेष को अलॉट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी गौशाला इनके है तो उनमें तो नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो कोई गौशाला को ट्रांसफर करके शिवाचक पर स्थानांतरित करेंगे और फाइल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया हम करवाएंगे। श्री रेवंत डांगा, प्रश्न संख्या बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 451। जवाब आ गया क्या? तो फिर जवाब बताओ। पहले माननीय जवाब अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र खीवसर में वर्गीकृत रक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्र स्थित नहीं है। खंड 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र खीवसर में अवर्गीकृत वन भूमि पर वन क्षेत्र विकसित करने हेतु आवंटित बजट के अनुसार वृक्षारोपण कार्य किए जाते हैं। खंड 3 विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। माननीय सदस्य, धन्यवाद सर। चलिए श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन। प्रश्न संख्या 452। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 कृषि उपज मंडी समिति सीकर में भूखंडों का आवंटन अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 कृषि उपज मंडी समिति सीकर में मार्च 2019 से मार्च 2024 तक 25 भूखंडों तथा एक निर्मित दुकान में गोदाम का आवंटन किया गया है। आवंटन के आधार एवं आवंटी के संबंध में विवरण परिशिष्ट बी पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, वर्तमान में कृषि उपज मंडी समितियों में भूखंड आवंटन के लिए अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं कृषक वर्ग हेतु आरक्षित भूखंडों में 28% भूखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान है। खंड 4, वर्तमान में व्यापारियों द्वारा भूखंड आवंटन की मांग नहीं होने के कारण मुख्य मंडी प्रांगण सीकर में आवंटन प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 2019 से लेकर 2024 तक जो दुकानें या भूखंड या गोदामों के लिए जो जगह आवंटन की गई थी, उसमें आपके पास में कितने फार्म आए थे, कितने फार्म स्वीकृत किए गए और कितने को अस्वीकृत किए गए, और दुकानों का आवंटन किस प्रकार से आपके द्वारा किया गया, ये मेरा आग्रह रहेगा। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 220 आवंटन चिन्हित दुकानों हेतु प्राप्त हुए थे, जिसमें 4 आवंटन निर्मित दुकान हेतु गोदाम के लिए 31/3/2003 को आवंटन समिति द्वारा, जिसमें 65 भूखंड एवं 1 निर्मित दुकान में गोदाम का आवंटन किया गया, जिसमें द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरण में निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित आरक्षण दर अनुसार पद्धति से लॉटरी पद्धति से किया गया, जिसमें 22 दुकान फल सब्जी मंडी में, 1 गोदाम का दुकान कम गोदाम और 43 दुकानें अनाज मंडी में नियमानुसार किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आपने कहा है कि इसमें SC और ST के लिए 2005 के अनुसार प्रावधान के अनुसार 28% इसमें आरक्षण दिया गया है, तो उसमें SC और ST के लिए कितने फार्म आपके पास में आए, कितने को स्वीकृत किया, कितने को अस्वीकृत किया,
और क्या आवंटन होने के बाद में भी उसको निरस्त किया गया? इसमें मतलब कई अखबारों में कई जगह ऐसे मीडिया के माध्यम से बात भी सामने आई कि इसमें धांधली की गई, तो उस समय क्या इसमें धांधली की गई? यदि हाँ तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे क्या? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, फल सब्जी मंडी में जो 22 दुकानें आवंटित की गई उसमें अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग में 2 भूखंड दिए गए और अनुसूचित जनजाति महिला कृषक वर्ग में 1 भूखंड का आवंटन किया गया। साथ में ही जो अनाज ब्लॉक है उसमें अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग से 2 और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग से 1 का आवंटन किया गया। नियमानुसार सारा आवंटन किया गया। फिर भी माननीय सदस्य को कहीं लगता है तो उसमें यदि आप लगता है तो आप जरूर कहिए, उसमें हम जांच करा देंगे। और 1 भूखंड है जो निरस्त किया गया अनुसूचित जनजाति महिला का, जिसका श्रीमती सुनीता का, जिसमें कारण ये कि वो फतेहपुर में मंडी के अंतर्गत क्षेत्र में आती है और जब उन्होंने आवंटन किया था तब वो सीकर मंडी के अंदर आते थे। शादी के बाद उनका क्षेत्र वो हो गया तो इसलिए उनका आवंटन इस वजह से निरस्त किया गया। अगला प्रश्न श्री प्रताप लाल। प्रश्न संख्या 453। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में वर्ष 2024 में बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए SDRF योजना अंतर्गत 198 सड़क कार्यों राशि रुपए 346.50 लाख की अस्थायी मरम्मत हेतु एवं स्थायी मरम्मत के लिए 11 कार्यों राशि रुपए 853.97 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृत राशि में से मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 2 जी नहीं विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में वर्ष 2021-22 व 22-23 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 22 पुलियों की जीर्णोद्धार के लिए राशि रुपए 343.39 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 20 कार्य प्रगतिरत हैं। इनके अतिरिक्त 65 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जो नॉन पैचेबल स्थिति में है। इस श्रेणी की सड़कों की मरम्मत के लिए बजट वर्ष 2025-26 में घोषणा संख्या 17 दिनांक 27/02/2025 में मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए राशि रुपए 15 करोड़ प्रति विधानसभा की घोषणा की गई। इस राशि में से रुपए 5 करोड़ लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इस घोषणा के अनुसार प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर नॉन पैचेबल सड़कों के मरम्मत कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। विवरण परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है। इनके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत विभागीय मद द्वारा समय समय पर आवश्यकता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 16-17 में अतिवृष्टि में भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे पुलिये अभी भी क्षतिग्रस्त है। उनको अब आप कब तक ठीक करा दिए जाएंगे? उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक गोगुंदा से ओगड़ा जो सड़क थी वो 16-17 के बजट में स्वीकृत हुई थी और उसका 16 किलोमीटर का तक तो रोड बना दी और 3 किलोमीटर आज भी अधूरी पड़ी है। उस सड़क को आप कब तक बढ़ाएंगे? उसके अलावा गत 22-23 में हमारे बजट घोषणा में गत सरकार में एक खाकड़ी से सायरा तक की रोड के लिए स्वीकृति जारी हुई थी, लेकिन उसका काम भी 3-4 साल होने आए हैं, अभी तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो कब तक कराएंगे? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं एक साथ ही। तो आपकी क्षमता अधिक है ना, इसलिए पूछे। जी पहले प्रश्न का तो ये जवाब है। विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में वर्ष 21-22 एवं 22-23 में बरसात से क्षतिग्रस्त 22 पुलियों की स्वीकृति जारी की गई थी। इनमें से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 20 कार्य प्रगतिरत हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्षतिग्रस्त पुलिया स्वीकृत होने से शेष रह गए तो मैं परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्रवाई करवा दूंगी। ये तो पहले प्रश्न का मैं उत्तर दे रही हूँ। दूसरा जो प्रश्न पूछा है, गोगुंदा से ओगड़ा सड़क जिसकी 19 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की गई थी, विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में बजट घोषणा वर्ष 17-18 में गोगुंदा से ओगड़ा सड़क
ये कोई 19 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की गई थी का कैरेज वे 3.75 मीटर से 5.50 मीटर चौड़ाईकरण हेतु राशि रुपए 18.34 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 13/6/2017 द्वारा जारी हुई थी। गोगुंदा से ओगड़ा सड़क की जो स्थिति ये है कि वहाँ ये सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है। ये सड़क वन क्षेत्र के भी अंदर है, जिसमें से 16 किलोमीटर तक वन विभाग से चौड़ाईकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हो गई थी। तो 16 किलोमीटर की अनुमति प्राप्त हो गई थी। शेष किलोमीटर 2.60 किलोमीटर के वन विभाग की स्वीकृति हेतु 3.75 मीटर से 5.50 मीटर प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किया गया था, जिस पर उपवन संरक्षक उदयपुर द्वारा मौजूदा 3.75 मीटर चौड़ी सड़क पर ही डामरीकरण करने की स्वीकृति जारी की गई थी, जिस कारण से उक्त किलोमीटर में चौड़ाईकरण का कार्य नहीं किया जा सका एवं इसी अनुरूप 2.60 किलोमीटर लंबाई 3.65 मीटर चौड़ाई में ही डामरीकरण कराया गया। तीसरा जो इन्होंने प्रश्न पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय, खाखड़ी से सायरा सड़क निर्माण की जो बात इन्होंने की, उसका खाखड़ी से सायरा सड़क निर्माण की स्वीकृति बजट घोषणा संख्या 74/20 2022-23 में राशि रुपए 23 करोड़ 10 लाख से जारी हुई थी। कार्यादेश अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खंड द्वितीय उदयपुर के द्वारा दिनांक 27/10/2022 को राशि रुपए 16 करोड़ 78 लाख का जारी किया गया, जिसमें कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की नियत तिथि क्रमश 12/11/2022 एवं 11/11/2023 थी। सड़क पर स्थित मुख्य कस्बों यथा जसवंतगढ़, पदराड़ा, तरपाल, सायरा एवं रावों का सायरा में सीसी कार्य चौड़ाईकरण के लिए अतिक्रमण हटाने हेतु उपखंड स्तरीय कमेटी गठित की गई एवं कस्बों में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में समय लगने से कार्य की प्रगति बाधित हुई। अगला प्रश्न श्री आदूराम, हो गया आपका? अभी तो हुआ नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा संख्या हो गया, बहुत लंबा हो गया, एक साथ 3 प्रश्न पूछे पूरा करने वाली तो नहीं, आप कर सकते हैं पूरा सप्लीमेंट्री हो गया, वैसे 3 हो एक गए, साथ ही पूछ लिए। इतना लंबा उत्तर भी मिल गया आपको। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी अगर माननीय सदस्य की ऐसी बात है तो उसको टेकअप कर बाकी लेंगे। व्यक्तिगत मिलने ना कोई डिटेल। श्री आदूराम मेघवाल, प्रश्न संख्या 454। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, वर्तमान में प्रदेश में ANM कोर्स हेतु कुल 34 राजकीय संस्थान संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जिला बाड़मेर में चौटन उपखंड मुख्यालय पर नवीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि चौहटन उपखंड मुख्यालय पर वर्तमान में खाली पड़े 50 बेड के फील्ड हॉस्पिटल भवन को ANM प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर उपयोग में लेने का विचार रखती है, जो निर्माणाधीन जिला अस्पताल भवन के बिल्कुल नज़दीक है। यदि हाँ, तो कब तक इस हेतु क्या भावी कार्य योजना है? यदि नहीं तो क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और एक आ गया ना प्रश्न, उत्तर आ जाए दूंगा, फिर अगला पूछ लेना। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे राजस्थान के अंदर 34 जो ANM ट्रेनिंग सेंटर्स अभी स्थापित हैं, 8 ये जो पुराने जिलों में आ गए, जो 8 जो और आने वाले हैं अभी, वो अभी अजमेर, बालोतरा, कोटपुतली, फलौदी और सलूम्बर के अंदर जो है 8 में से 5 की वित्तीय स्वीकृति ऑलरेडी मिल चुकी है और उनके लिए जो है हम जमीन अभी ढूंढ रहे हैं और जमीन जैसे उपलब्ध होती है शीघ्र उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 5 करोड़ रुपए लगते हैं एक अपने सब इसके ट्रेनिंग सेंटर के लिए। जो 3 बचे हुए हैं, डीग, डीडवाना और खैरतल,
उनका इस वित्तीय वर्ष जो है 2025-26 के अंदर फाइनेंशियल कमीशन 16वां फाइनेंशियल कमीशन में पीआईपी के थ्रू हम इसको भी टेकअप कर लेंगे। मेन इशू ये है जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं कि बालोतरा के अंदर ऑलरेडी सैंक्शनड है, उसका काम भी अभी शुरू होने वाला है। लेकिन बाड़मेर जिला जो है, बाड़मेर जिले के अंदर पहले बालोतरा था और बालोतरा के अंदर हमारी जो मेडिकल जो संस्थाएं कई बालोतरा के अंदर है। बाड़मेर, जब बाड़मेर सिंगल जिला था उस टाइम में, चौहत्तर का पूछ रहे हैं। और अभी क्या है कि बालोतरा के अंदर सैंक्शनड है और अभी जो चल तो रहा है इनका ट्रेनिंग सेंटर पूरा वो कोई पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है, तो 5 करोड़ की बिल्डिंग इनको मिल जाएगी और बालोतरा के अंदर वो चालू हो जाएगा आपका। अगला माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मंत्री जी को पूछना चाहूँगा कि बालोतरा जिला नया बन गया है, तो वो बंटवारे के अंदर स्वतः ही बाड़मेर का जो एनएम सेंटर था वो बालोतरा के अंदर है, तो फिर पहले है वो तो बंटवारे में उनमें आ गया, अब जो है तो बाड़मेर जिले के अंदर क्या पूछना है ये बताओ। एएनएम सेंटर कब खोला जाएगा, ये निवेदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वीकार करता हूँ कि बाड़मेर बहुत बड़ा जिला है। अब बालोतरा में पहले ये चला गया था जब बाड़मेर जिला इंटैक्ट था, लेकिन क्योंकि मैं सुबह देख रहा हूँ 3-4 जगह घूम रहे हो, प्रश्नकाल में मैंने क्या रखा अपनी सीट पे बैठो। मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया आज। तो जो बाड़मेर बड़ा जिला है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसको प्रायोरिटी के ऊपर हम इसके ऊपर मंथन करके और हम कोशिश करें कि एक जो अगला जो है जो स्वीकृति हम ले वो हम बाड़मेर में लें। अगला प्रश्न है शत्रुघ्न गौतम। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 455। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, खंड 1 खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 में उल्लेखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी की पात्रता होने एवं निष्कासन मानदंडों के अंतर्गत नहीं आने पर अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के क्रम में चयनित परिवारों लाभार्थियों के राशन कार्डों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवाई जा रही है तथा माह नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने हेतु दिनांक 26 जनवरी 2025 को पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु वर्तमान में 5831 आवेदन लंबित है। लंबित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण जारी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु कार्रवाई जारी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्ववर्ती सरकार ने अपात्र लोगों के बहुसंख्या में बहुत बड़ी संख्या में नाम जोड़े गए और जो पात्र लोग थे उनके नाम नहीं जोड़े गए, तो कुछ सरकारी कर्मचारी बनने के बाद भी उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना में चल रहे हैं। उनका वेरिफिकेशन राजस्थान में पूरे राज्य में करने का विचार रखते हैं। इस जवाब में जो मैंने कहा था उसमें ये उल्लेख नहीं किया गया कि अपात्र लोगों को के लिए क्या कार्रवाई सरकार मंशा रखती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे अपात्र लोग जो सरकारी कर्मचारी बन गए, उन्हें फिर भी अपने स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र देके नाम कटवाने का काम नहीं किया, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की इच्छा रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बनती सबसे पहले आम जनता में फायदा मिले, जो भी वंचित है उनको जोड़ा जाए और जो सक्षम लोग हैं वो सूची से बाहर हों, उसी को देखते हुए गिव अप अभियान चलाया गया। और उसमें मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज की तारीख में 14,27,000 लोगों ने। माननीय सदस्य,
माननीय सदस्य, प्रश्नकाल को तो राहने दिया करो। दिन भर अपने पास समय, यहाँ से वहाँ से यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, 14,27,820 व्यक्तियों ने जो सक्षम है उन्होंने स्वेच्छा से गिव अप अभियान के तहत छोड़ा है, और उसमें और भी लोग लगातार निरंतर आ रहे हैं। और माननीय सदस्य केकड़ी सेना सदस्य का प्रश्न कि अपात्र लोग जोड़े गए, बिल्कुल ये बात सही है कि काफ़ी इसमें अपात्र लोग हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, साथ ही साथ विभाग द्वारा लगातार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, हर जिले में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी सक्षम व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहा है वो अपना स्वेच्छा से नाम हटाए। सरकार लगातार नोटिस से लगातार कार्रवाई की जाएगी, जो गरीब वंचित है उसको जोड़ा जाएगा और सक्षम है उसको बाहर किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि गिव अप अभियान चला के और जो पात्र लोग थे, जिस अभियान इससे रह गए थे, इस योजना से वंचित रह गए थे, उनको जोड़ने का काम सरकार कर रही है। और मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 6,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो माननीय मंत्री महोदय, ये कब तक इनको जोड़ दिया जाएगा, कब तक इन अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, जब से हमने पोर्टल खोला है 26 जनवरी से, मुझे बताते हैं हर शायद 13,51,253 नए लाभार्थी जोड़ दिए गए हैं, जिसमें आपके केकड़ी का ही बता रहे हैं, जिसमें आपके केकड़ी क्षेत्र से भी 2314 लोगों को जोड़ दिया गया और लगातार लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। एक भी राजस्थान में हम वंचित नहीं रहने देंगे, सबको इस खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री भेराराम चौधरी। ये प्रश्न संख्या 456। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र ओसिया में 17 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन है, जिनका नामवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली स्वीकृत की जाती है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र ओसिया में 45 पशु चिकित्सा उपकेंद्र राजकीय भवन विहीन है, जो कि पंचायत द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए भवनों में संचालित है। जी हाँ, पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाए जाते हैं। और जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 17 ग्राम पंचायतें ये जैसे संस्था, ये जैसे वीन है, 45 ये जैसे भवन नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ 2018 से 23 के बीच में सारी घोषणा ही हुई थी या भवनों का निर्माण भी हुआ था? उनके टाइम में कुल कितने ये जैसे पशु चिकित्सालय की घोषणा हुई और कितने का निर्माण हो गया? और अब जो बोलिए आने वाले समय में आप ऐसा कब तक इन भवनों का निर्माण कर देंगे, और जो संस्था विहीन जो अपनी ग्राम पंचायत है उसमें कब तक जैसे खोलने का विचार रखते हैं? अब 2 प्रश्न तो देने पड़ते ना। अब आप लोग सबको दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ओसिया विधानसभा में 82 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन क्रम में आएगा। 65 ग्राम पंचायत में चिकित्सा संस्थाएं उपलब्ध है, 17 ग्राम पंचायतें संस्था विहीन है, 1 नगरपालिका तिवरी में BVSO कार्यालय है। माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि अभी वर्ष 2024-25 में आपके क्षेत्र में गोपासरिया, बानाकावास, भाखड़ों की ढाणी, कीजरी, भैरू सागर 5 चिकित्सा संस्थाएं नवी हमने खोली है। 1 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत भी किया है। साथ ही माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूँगा कि आपके जो क्षेत्र में 66 चिकित्सा संस्थाएं अभी संचालित है, 66 में से 21 राजकीय भवनों में संचालित है और 45 वो ग्राम पंचायत के भवन, आंगनवाड़ी या स्कूल अन्य भवनों में संचालित है। पिछले 5 वर्ष में भवन निर्माण पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 वर्षों में ओसिया विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 1 पशु चिकित्सा उपकेंद्र बालरवा के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी।
पर मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूँगा कि अब अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2024-25 के बजट में 200 करोड़ के भवनों के निर्माण की, ओसिया का बताओ। हाँ, ओसिया के बता रहा हूँ, भवन निर्माण की जो राशि स्वीकृत की थी उसमें से 975 उपकेंद्र, 350 चिकित्सालय के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है। उसमें ओसिया में भी 7 उपकेंद्र के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है और 3 चिकित्सालयों के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है। और आगे भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूँगा कि आपके जो भवन रहित संस्था है उनके पट्टे बनवाए और पट्टे बनवा करके विभाग को उपलब्ध करवाए। हम चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता के अनुसार हम उनमें भी भवन बनाएंगे। साथ ही साथ में जहाँ चिकित्सा आपकी जो 17 संस्था है जिनमें चिकित्सा संस्था बिल्कुल नहीं है, उनमें भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 संस्थाओं में चिकित्सा उपकेंद्र नए खोलने की घोषणा की है। आप 2 संस्थाओं के नाम मुझे दे देना, उनमें 2 नई संस्थाएं भी आपके खोल देंगे, बाकी भी चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। कांति प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेवरा में आपने कर्मोन्वित किया उसके लिए स्पेशल धन्यवाद। 5 जो नई घोषणा की उसके लिए भी धन्यवाद। माननीय सदस्य धन्यवाद, कमरे में जाके और दे देना। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आ गया। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। प्रश्न उत्तर आ गया? उत्तर आ गया। पूरे कि आप भी अलवर जिले के रहने वाले हैं। ये बात सही है कि राष्ट्रीय राजधानी की वजह से ये ग्रेप वाली समस्या आई है, पर अब खैरतल और तिजारा भी अलग से जिला बन गया। वो ग्रेप वाली पाबंदी खत्म होनी चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप सरकार की तरफ से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजें कि जिला अलग होने के बाद में ये 150-200 किलोमीटर की दूरी है, ये कम हो जाएगी। ये ग्रेप की समस्या जो थानागाजी के अंदर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। प्रश्न पूछो माननीय मंत्री जी। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त करी है वो निश्चित रूप से जायज है। और पिछली सरकार में जब हम वहाँ विराजते थे तो मैं भी लगातार इस मांग को उठाता था कि ग्रेप की जो पाबंदियाँ हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण होता है, पंजाब में प्रदूषण होता है, ग्रेप के कारण अलवर जिले के अंदर हमारे विकास के काम भी रुक जाते हैं। और ये भी सही है कि एनसीआर के नियम के तहत 200 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें वो नियम एक कागज के आदेश पर वो नियम लागू हो जाता है। भले ही जिस प्रकार से आपने थानागाजी का उल्लेख किया उसमें AQI सही होते हुए भी एक आदेश के कारण वो आदेश पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू हो जाता है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों की पालना करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सदैव कटिबद्ध है। अलवर जिले के क्षेत्रों की एयर क्वालिटी की बेहतरीन स्थिति एवं दिल्ली से दूरी के दृष्टिगत अलवर जिले के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में लागू होने वाले वायु गुणवत्ता संबंधित पाबंदियों ग्रेप से मुक्त रखने हेतु भारत सरकार को पत्र के माध्यम से आग्रह किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हमारे अलवर के सांसद जो केंद्र में मंत्री भी हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, वो भी हमको इस मामले में मदद करेंगे। निश्चित रूप से पत्र लिख के भारत सरकार को आग्रह किया जाएगा कि ग्रेप की जो पाबंदियां हैं विशेष रूप से अलवर जिले को उससे मुक्त किया जाए। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री चंद कृपलानी। आप नहीं, आपको नहीं, आपका प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न नहीं है, इनका था। उन्होंने प्रश्न संख्या 458। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला चित्तौड़गढ़ में विगत 5 वर्षों में मंडल द्वारा हिताधिकारियों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना के 1579 आवेदनों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 885 आवेदन स्वीकृत किए गए। 694 आवेदन योजना के लिए वांछित पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए। विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जिला चित्तौड़गढ़ में आवेदन ऑनलाइन जो प्राप्त हुए उनमें से 885 आवेदन स्वीकृत किए गए, 694 आवेदन निरस्त हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर समाहित है। खंड 3 उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 31 दिसंबर 2024 तक छात्रवृत्ति के 7,253 आवेदन लंबित हैं। विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा श्रमिक छात्रवृत्ति के 1,52,547 आवेदनों का निस्तारण किया गया है, जिनमें से 84,837 आवेदन स्वीकृत, 60,457 आवेदन अस्वीकृत एवं 7,253 आवेदन लंबित हैं।
लंबित आवेदनों का वरीयतानुसार पात्रता के आधार पर निस्तारण कर दिया जाएगा। उदयपुर संभाग के विधानसभा व क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की दिशा में 1589 आवेदन आए और 885 स्वीकृत और 694 को आपने अस्वीकृत कर दिया। क्या मंत्री महोदय ये बताएंगे कि 694 आवेदन जो अस्वीकृत किए गए हैं उन्हें किस आधार पर अस्वीकृत किया गया? क्या अस्वीकृत आवेदनों में निकाली गई त्रुटियों को सुधारने का अवसर आवेदकों को प्रदान किया जाता है? यदि हाँ तो मुझे बताएं कैसे किया जाता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण को बताना चाहूंगा। सदस्य 10 बार का प्रश्नकाल में अपनी सीट पे ही बैठा करो, पहले वहां फिर यहाँ, मतलब सारा घूमना फिरना। मैं इधर भी टोकता हूँ, ऐसा पौन घंटे में ऐसा कौन सी अर्जेंसी आ गई? माननीय अध्यक्ष जी, योजना आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण है कि न्यूनतम 90 दिन का निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य प्रमाणित न होना, दूसरा प्रस्तुत नियोजन प्रमाण पत्र का सत्यापन के दौरान गलत पाया जाना, तीसरा वांछित दस्तावेजों का योजनानुसार उपलब्ध नहीं करवाया जाना। माननीय सदस्य का अगला प्रश्न कि भाई उसमें आवेदन निरस्त होने पर क्या प्रक्रिया, उस पर अपील की जा सकती है। जिला अधिकारी जैसे श्रम कल्याण अधिकारी सहायक उप संयुक्त श्रम के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है यदि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है तो। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या सही है कि मृत्यु एवं घायल सहायता योजना एवं शिक्षा कौशल विकास योजना में दी जाने वाली सहायता एवं छात्रवृत्ति के स्वीकृत आवेदनों में कई आवेदकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? क्या सरकार ऐसे अस्वीकृत आवेदनों को चिन्हित कर उन्हें भुगतान करने और अस्वीकृत आवेदनों पर पुनरावलोकन कर शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा बात सही है। इसमें काफ़ी लोगों का जो सहायता राशि है उसमें वंचित रही है। जैसे मृत्यु सहायता योजना है उसमें 50% सहायता डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, और 50% जो नॉमिनी है उसके एफडी की जाती है। पर विगत 3 वर्षों में एफडी की राशि सरकार द्वारा नहीं जमा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में ये बात आया, उन्होंने निर्देश किया अगले 1 सप्ताह में जो 5000 से अधिक हिताधिकारी हैं उनके सबके खाते में एफडी की राशि जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है कि जिला उपश्रम कार्यालय चित्तौड़गढ़ में लंबे समय से अधिकारी नहीं है? लंबे समय से अधिकारी नहीं होने से दो हो गए, सुन तो लो यार, उसी में है। अरे आपके काम का भी है ये, अरे पूरे राजस्थान का पूछ रहा हूँ। अधिकारी नहीं होने से श्रमिकों की विभिन्न, ये सब कांग्रेस के राज में जो भुगतान नहीं हुए पिछले सालों में, क्या संबंधित अधिकारी जो खाली पोस्टें पड़ी है उसको भरकर उनका भुगतान आप करेंगे? ये पूछ माननीय सदस्य, आपने संज्ञान में जो विषय लाया है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और चित्तौड़ के संबंध में ये क्वेश्चन है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी स्थिति है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि इसके अंदर जो आवेदन लंबित हैं, जिनके स्वीकृत हो गए, पैसे नहीं डले, तो वो पैसे आप कब तक डाल देंगे, कब तक भुगतान हो जाएगा? मैं आपको छात्रवृत्ति के भी और अन्य भी उत्तर देना। छात्रवृत्ति के जैसे मैंने मृत्यु सहायता योजना का बताया, उन 5000 हिताधिकारी उनमें तो इस सप्ताह में डाल दिया जाएगा। और जो आपने छात्रवृत्ति का कहा उसमें जो 7253 ही आवेदन लंबित है उनमें भी शीघ्र सरकार राशि डाल दी जाएगी। और यह मुझे बताते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2024 को एक साथ 2,15,000 श्रम विभाग के विभिन्न योजना में लोगों को लाभान्वित राशि जारी की गई। श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, श्री रफी खान। प्रश्न उत्तर आ गया। मैं 2 बात इसमें पूछना चाहता हूं। पूछिए कि कुल कितने रुपए की दवाइयां बिना टेंडर के खरीदी गई और कुल कितने रुपए के बिना टेंडर के उपकरण खरीदे गए? और ये आपने एक समरी दी है, चार्ट दिया अटैचमेंट में, उसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने तो टेंडर से निविदा से खरीदी 155 करोड़ रुपए की दवाई और बिना निविदा खरीदी 9,500 की। और ये एसएन मेडिकल कॉलेज, आपने जगह का नाम नहीं दिया, उसने 28 करोड़ की तो खरीदी निविदा से और 5 करोड़ की खरीदी बिना निविदा के।
तो 10,000 के अंदर खरीदेगी तो 5 करोड़ से ऊपर की कैसे खरीद हो सकती है? ये पूरे इसमें, और कहाँ मेडिकल कॉलेज है इसका नाम भी नहीं लिखा, और ये 5 करोड़ बिना निविदा के कैसे खरीद दी? माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, एसएन मेडिकल कॉलेज तो जोधपुर में है। माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं इसके अंदर जो दवाइयाँ और उपकरण जो हैं, इक्विपमेंट, उसको हम डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है और एक हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है अलग से। अगर माननीय सदस्य देखें, ये फिगर्स आपको मैंने दिए हैं। अब बिना निविदा अगर आप देखें, रेशियो देखें तो बहुत ही माइनर रेशियो है। उदाहरण देना चाहूँगा कि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जो टेंडर के थ्रू 155 करोड़ रुपए की दवाइयाँ हमने ली और नॉन टेंडर से खाली 9,588 रुपए, नॉट इवन 10,000 रुपीज। अब ये जो अगर आप देखें कि कोई ऑन ब्रेक ऑफ डिजीज आ जाती है, एक सडन शॉर्टेज आ जाती है, तो ये छोटा अमाउंट जो है ना, जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने बिना टेंडरिंग किए, ये बहुत ही छोटा रेशियो। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 155 करोड़ वर्सेस 10,000 रुपीज। मंत्री महोदय, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, आप ये तो 9,000 सुन लो, एक मिनट सुन लो। मंत्री महोदय ठीक है, पहले उत्तर पूरा सर, मेरा उत्तर तो सुन लो। उत्तर सुन लिया। दूसरा प्रश्न आप पूछना ना, आपको अनुमति है, पूछ रहा मैं, आपको अनुमति है। प्रश्न तो आप, अरे उत्तर तो आप समझ नहीं रहे हो, जो वो बात कह रहे हैं वही कह रहा हूँ। वो नहीं, वो तो आप पहले उनका सुनो। आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। पहले मंत्री पहले मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर आप पूरा पूछना। अब अध्यक्ष महोदय, अब ये आप आ जाएं अपने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अंदर, आप आ जाएं जो आपके क्षेत्र में है अजमेर में। उसके अंदर टेंडर के थ्रू 2 करोड़ की हमने दवाइयाँ ली, जबकि विदाउट टेंडर जो है खाली 13,000 की। ऐसे अगर आप देखें 28 करोड़ वर्सेस ओनली 5 करोड़, 12 करोड़ वर्सेस आपके ये 25 लाख। यही अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो हेल्थ के अंदर जो है, इसके अंदर जो है टोटल जो है 1366 करोड़ की दवाइयाँ ली है और खाली 49 करोड़ की जो है वो पूरा हमने जो खाली नॉन टेंडरिंग से ली। और मैंने इनको बता भी दिया है, अगर आपको माननीय सदस्य आपको किसी पर्टिकुलर टेंडर पे शक है, देखिए रेशियो वाइज आप देखिए, इट इज नॉट अ मेजर इशू, पर किसी आपको फर्म या किसी मेडिकल कॉलेज या कोई हॉस्पिटल में अगर आपको शक है कि वहां पर कोई अनियमितता हुई गई है, तो पर्टिकुलरली उसकी पूरी जांच कर ली जाएगी। आपके चार्ट पे मैंने बोला एसएमएस का बिल्कुल नगण्य रेशियो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जोधपुर का रेशियो क्या है? 28 करोड़ तो निविदा से है और 5 करोड़ रुपए की ऑफ बिना निविदा की खरीदी गई है। ये 10,000 रुपए से पॉसिबल नहीं है। इसकी आप जांच कराओगे तो कई परतें खुलेगी। और ये अपन सारी दवाइयां RMRCL से क्यों नहीं खरीद रहे, जबकि अलग से खरीद रहे हैं तो उसमें अपने को महंगी पड़ रही है। और दूसरा मेरा सवाल है साहब कि टावर कब तक चालू हो जाएगा, कब तक कंप्लीट कर देंगे जो एसएमएस में यहाँ टावर बन रहा है? माननीय सदस्य वो पूछ रहे हैं, उनको पूछने दो। मैंने पूछ लिया सर, मैंने पूछ लिया। ये 50% सस्ती है, वहां से क्यों नहीं खरीदी जा रही? हाँ माननीय मंत्री जी, आपने माननीय सदस्य जो है, आपने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के ऊपर जो रेशियो के ऊपर आपने जो डाउट आपने उठाया है, उसकी मैं डिटेल्स आपको मंगा के दे दूंगा कि ये जो रेशियो इतना कम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है दूसरे एवरेज पे, उसकी मैं डिटेल्स मंगा के आपको एक दे दूंगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो हमारा जो कार्डियक टावर जो है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है, वो अगले 3-4 महीने में जयपुर एसएमएस कॉलेज में रेडी हो जाएगा और कार्डियो फैसिलिटी सब वहाँ आ जाएगी। और 28 मंजिल का जो आईपीडी टावर जो है, वो हमें 2026 तक जो है उसका पूरा निर्माण करके उसको हम जनता को उसको समर्पित कर देंगे। अगला प्रश्न है श्रीमती गीता बरवड़। सर मेरे पास जवाब आ चुका है, 461। जल्दी पूछिए। मैं पूरा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये जो क्या दुकानें इसी मापदंड से खोली गई है? अगर कम है तो कब तक खोलेंगे आप? माननीय मंत्री जी। माननीय भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा, हमने अभी लगभग 100-500 दुकानों की निविदा मतलब ज्ञापन जारी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है 100-500 दुकानों को। और यदि आपको आपके क्षेत्र में कहीं लगता है तो आप जरूर सुझाव दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करा के आपको लगता है तो वहाँ खोलेंगे हम। प्रश्नकाल समाप्त है। प्रश्नकाल समाप्त। मैं
माननीय मंत्री जी विराज, मैं और कोई व्यवस्था दूं उसमें दो बातें मुझे प्रश्नकाल के बारे में कहनी है। हम कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। प्रश्न लगाते हैं तो प्रश्न के जो उत्तर आपको एक रात को पहले भी भेज देते हैं। पूरक प्रश्नों की तैयारी यदि अच्छी करके लाएंगे तो टू द पॉइंट आएगा, और प्रश्न भी कौन से पूछने, क्या पूछने, ताकि आपको जो कुछ जिज्ञासा है, जो कुछ जानना चाहते हो आ जाए। यानी कई बार प्रश्न जो है मुझे लगता है इसकी भी दोनों दल के नेता अपने लोगों के साथ ट्रेनिंग दें, और साथ में माननीय मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा टू द पॉइंट उनको उत्तर दें। बैकग्राउंड जितना आवश्यक है उतना उसमें जोड़ना, लेकिन लंबा यदि हम उत्तर देंगे तो फिर तो कोई उसका लाभ नहीं। जो पूछना चाह रहा है उसकी मंशा है वही उत्तर और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो कॉन्स्टिट्यूंसी दें, स्टेट का पूछा तो स्टेट का दें। ऐसा करेंगे तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं, उसमें अधिक विषय कंटेंट आप लोगों को भी मिल सकेगा, इधर के लोगों को मिल सकेगा, हम सब लोग देंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। अब स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियां राजस्व रिकॉर्ड में पायतन के रूप में दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जसवंत सिंह गुर्जर और एवं श्री संजय कुमार सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामकेश सदस्य की ओर से पांचना बांध से कमांड क्षेत्र में पानी नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में पिछले कई दिनों से 15 से 20 वर्ष के बच्चों के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री समरजीत सिंह सदस्य की ओर से जालोर जिले के बागोड़ा उपखंड में पंचायतों के प्रस्ताव के बिना नवीन राजस्व ग्राम बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विद्यालयों को आरटीआई के तहत पुनर्भरण राशि की विसंगतियां से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से पश्चिम राजस्थान में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से प्रदेश में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत नियुक्त युवा मित्रों को अटल प्रेरक भर्ती में समायोजित किए जाने के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से प्रदेश में सरसों और चने की सरकारी खरीद में विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से सिंघानिया विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कुमारी रीटा चौधरी सदस्य की ओर से झींगा फार्मिंग करने वाले किसानों को कृषि दर पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से फार्मिस्ट भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डॉक्टर प्रियंका चौधरी, श्री श्रवण कुमार, कुमारी रीटा चौधरी एवं श्री डूंगराम गेदर को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। इसमें भी एक मैं सुझाव दूंगा कि स्थगन प्रस्ताव किन विषयों पर लगाया जाए। कार्रवाई रोक करके स्थगन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैटर जो है गंभीर होना चाहिए। रूटीन मैटर पे स्थगन नहीं मिलता, केवल जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए हम स्थगन लगाएं, उसके नहीं होकर के आप भी लगाएं, आपका अधिकार है। लेकिन विषय वस्तु जो तात्कालिक जिसके कारण से सदन की कार्रवाई रोकना आवश्यक है, ऐसे विषय पे ही आप लगेंगे तो निश्चित रूप से स्थगन का भी लाभ होगा। 295 श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के कतिपय गांवों को नगर पालिका क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किए जाने के संबंध में श्री कालूराम सदस्य की ओर से सुकेत से पिपलिया चौराया भवानी मंडी पगारिया डग सड़क का नवीनीकरण किए जाने के संबंध में
श्री ललित मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में सड़क मार्गों के मध्य आने वाली वन भूमि का डाइवर्जन किए जाने के संबंध में श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण किए जाने के संबंध में श्री अरुण चौधरी सदस्य की ओर से जोधपुर, पाली एवं बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के संबंध में श्री जबर सिंह सांखला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन के बदनौर में उपाधीक्षक कार्यालय खोले जाने के संबंध में श्री दीनदयाल सदस्य की ओर से राजकीय विद्यालयों में शौचालयों के अभाव में छात्राओं को हो रही परेशानी के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से नगर पालिका छबड़ा में सीवरेज सिस्टम के अभाव में आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में नियम विरुद्ध आवंटित खनन पट्टों को नष्ट किए जाने के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में वर्ष 2023 तक के लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाने के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से खानपुर तथा बकानी में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण किए जाने के संबंध में श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से गणगौरी बाजार जयपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में श्री कैलाश चंद्र वर्मा सदस्य की ओर से नगर निगम ग्रेटर जयपुर के जगतपुरा जोन की कॉलोनियों में सीवरेज के अभाव में हो रही परेशानी के संबंध में श्री जाकिर हुसैन माननीय 10 बार कहा है मैं खड़ा हूं तब तक बाहर बैठे 5 मिनट, ऐसा कोई अनर्थ नहीं होने वाला यहाँ। श्री जाकिर हुसैन कैसावत मतलब 5 बार सबको रिमाइंड करा चुका, आपकी बार फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आपको इतने दिन सदस्य सदन में आने की अनुमति नहीं होगी। लास्ट में मुझे यह मजबूरन कहना पड़ेगा। वो कोई भी हो, इधर के भी हो सकते हैं, इधर के भी हो सकते हैं, ये नहीं कि केवल एक पक्षी है। श्री जाकिर हुसैन गैसावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत लोरोली के प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में आज 15 की जगह 20 295 दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को अनुमति मिले। श्री नरेंद्र बुढ़ानिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र तारानगर के किसानों को वर्ष 2023 के फसल खराबे का क्लेम नहीं दिए जाने के संबंध में श्री रेवत राम डांगा सदस्य की ओर से नागौर जिले के वर्ष 2023 के फसल बीमा क्लेमों का निस्तारण कराए जाने के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से जावर माता मंदिर उदयपुर की व्यवस्था पूर्ववत देवालय विकास ट्रस्ट को दिए जाने के संबंध में श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र प्लानी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिए जाने के संबंध में श्री आदूराम मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौहटन में निवासरत पाक विस्थापितों को आवासीय भूखंड दिए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 20 मार्च को शून्यकाल में बोलने के लिए 45 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्न अनुसार है। श्री हमीर सिंह भायल औरन गोचर वन एवं राजकीय भूमि पर बसी हुई आबादी के संबंध में श्री अशोक कुमार कोठारी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की ध्वनि की नियंत्रित करने के संबंध में श्री गोवर्धन ऊर्जा विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शन काटने के संबंध में श्री शिखा मिल बराला सेंट्रल पार्क की तर्ज पर चोमू में बड़ा पार्क विकसित कराए जाने के संबंध में श्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जो घोषणा बजट में की, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस योजना के अंतर्गत 21 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन करना था और 5 श्रेणी के पशुओं का रजिस्ट्रेशन करना था। मैं यहाँ आदरणीय मंत्री जी भी बैठे हैं जो हमारे बाड़मेर जिले के प्रभारी भी हैं, तो मैं आपके संज्ञान में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से लाना चाहूँगी कि हमारे बाड़मेर जिले के अंदर पशुधन की संख्या बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की कमी है और जो ढाणियाँ है वो छितराई हुई है, वो दूर दूर बसी हुई है।
तो जितने भी पशुधन हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्टर्स के पास ना तो सुविधा है, ना कोई गाड़ी है, ना उनको कोई प्रॉपर भत्ता दिया जाता है। इस महंगाई के समय में चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे डीजल लगना हो, चाहे डेटा लगना हो, तो सारा उनको अपनी सैलरी में से देना पड़ रहा है। और इस वजह से मेरा ये आग्रह रहेगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि आने वाले समय में, चूंकि ये बहुत बड़ी योजना है और पशुपालकों का इसका पूरा लाभ मिले, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो सैलरी है उसके अंदर जो परियोजना भत्ता का उसमें जोड़ा जाए, ताकि जो पशु चिकित्सक है वो घर घर जाकर उन पशुओं को जब स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट देंगे तो वो अच्छे तरीके से हो पाए। और जो मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि किसानों को फायदा मिले, पशुपालकों को लाभ मिले, तो वो कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके, भ्रष्टाचार ना हो, और जो अंतिम पंक्ति में बैठा पशुपालक है उसको पूरा लाभ मिले। इसलिए जो चिकित्सक हैं उनके लिए मंत्री महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि कुछ मानदेय भत्ते की राशि उसमें जोड़ें, ताकि उनको अपनी सैलरी में से कुछ वो इसमें खर्चा ना करना पड़े। धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार सर, समय का ध्यान रखें। बहुत पहली बार तो आपकी कृपा हुई आपके लिए कहना पड़ता है। आपकी जो कृपा हो जाती चलो समय क्या होता है? 11:30 पे ये 2 मिनट है। मेरा समय क्यों देखते हो? मतलब मेरी बातें सुनो। आप 2 मिनट तो मेरी ऐसे खराब कर दी। आप तो मालिक हो हमारे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस राजस्थान की दिशा और दशा के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में एक पवित्र राजस्थान को किस तरह से देखा जा रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट और तो और शिक्षा में मिलावट कर दी। आप देखिए सिंघानिया यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में जब से बढ़ाई गई थी उस दिन लेके आज तक विवादों का प्रश्न खड़ा कर रखा है। 50 बीघा जमीन सरकारी जमीन पे बढ़ाई, बड़े नेताओं से मिलकर के, और उसको दुरुपयोग किया। और आज स्थिति है कि वो राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुला के फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहा है। आज तक वो जांच नहीं हुई। आप देखिए जिस शिक्षा को राजस्थान की यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान में चढ़ा जाता था, और हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी जब राजस्थान की यूनिवर्सिटी की टीसी जाती थी तो बगैर विदाउट हेजिटेशन उस पर साइन कर देता था। आज हमारा राजस्थान की यूनिवर्सिटी को डाउन करते करते 11वें नंबर पर ला दी। मैं चाहूँगा आप एक विद्वान अध्यक्ष हो, आपको चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी की जांच करवाइए, और जिसने फर्जी सर्टिफिकेट कोई बांट रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ 1 कमरे 2 कमरे में यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। चूरू में ये OPJS यूनिवर्सिटी है, इसकी कोई जांच करवाई तो उसमें सर्टिफिकेट ही बांट रहा है। आज बच्चा एक भी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। इस तरह जो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं, उस आदमी को सर्टिफिकेट दे दी जाए, किसी आदमी को ड्राइवर का लाइसेंस दे दिया बगैर परीक्षा के, कितने आदमियों को मारेगा? किसी को डॉक्टर बना दिया, कितने लोगों को मारेगा? किसी को इंजीनियर बना दिया, कितने लोगों की दीवार तोड़वाएगा? इस तरह की जो मध्यांतियां हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं इसका पैन लें। और अध्यक्ष महोदय को इतने पावर है, जहाँ अनियमितता होती है, जहाँ अनियमित, उसको स्वयं भी अपनी टीम भेज करके जांच करा सकता है। आज राजस्थान की सबसे बड़ा सदन क्या मालिक हो? आप चाहो तो इस प्रकार की यूनिवर्सिटियों की आपकी आज एक टास्क फोर्स भेज करके जांच करवाइए। जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बांटते हैं उनके खिलाफ में एक्शन करिए। यू आर ए ग्रेट मैन। मैं चाहूंगा कि आप इस ग्रेटता को प्रदर्शित करेंगे और फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों के पाबंदी लगाएंगे और राजस्थान की शिक्षा को पवित्र करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके आदेशों की पालना करूंगा कि मैं मेरे शब्दों को। बहुत धन्यवाद। कुमार रीटा चौधरी, आप तो देखो आपके बगैर पूछे। कुमार रीटा चौधरी, अब राजो, अरे इनको मत कहो और नहीं तो समय आपका लगेगा। आप बोलो। अरे इनको तो बोले दो। श्रवण सिंह वैसे पर्याप्त बोलते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। अब बोलो। अध्यक्ष महोदय, अपनी सीट हमारे पे बोलिए। झुंझुनू और चूरू जिले के अंदर खारे पानी का इलाका है तो अपनी सीट से, और खारा पानी जो है वो खेती के काम भी नहीं आता, तो वहाँ के किसानों ने तकरीबन 2000 के लगभग किसानों ने वहाँ पर झींगा फार्मिंग शुरू करी अध्यक्ष महोदय। और झींगा फार्मिंग उनको 5-7 साल से उन्होंने शुरू कर रखी है ताकि उनको उनकी कमाई हो सके, क्योंकि खारा पानी वो काम में ले नहीं सकते, खेती हो नहीं सकती है।
लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने बिजली मंत्री से कहना चाहूँगी कि जो झींगा फार्मिंग के लिए किसानों को जो बिजली का कनेक्शन दिया जाता है और बिजली का जो बिल आता है वो कॉमर्शियल रेट पर आता है, व्यावसायिक दर पर आता है, जो उनके लिए बहुत भारी है। जबकि हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर झींगा फार्मिंग करने वाले किसानों को कृषि दर के ऊपर कनेक्शन दिया जाता है और उनका बिल जो है बिजली का वो भी कृषि दर पर आता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे, विशेषकर हमारे बिजली मंत्री इस पर ध्यान दें और किसानों के साथ न्याय करते हुए झींगा फार्मिंग करने वाले किसानों को रियायत दे, कृषि दर के ऊपर उनको कनेक्शन दिया जाए, उनके बिजली की बिल उस पर आए ताकि वो अपना आर्थिक जीवन उनका सुधर सके, वो अपना जीवन यापन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। श्री डूंगराम गेदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 3067 सीटों के लिए जारी हुई, जिसका परिणाम जारी हो चुका है। दस्तावेज सत्यापन भी अगस्त 2023 में हो चुके हैं और 5 जुलाई 2024 को प्रोविजनल सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं की गई, जिससे सभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सीफू के बाहर और बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार द्वारा बातचीत करने के बाद बार बार तारीख दी जा रही है। पहले 30 नवंबर 2024 की तारीख दी गई, फिर 31 जनवरी 2025 की तारीख दी गई, फिर 28 फरवरी 2025 की तारीख दी गई। ये मामला अध्यक्ष महोदय कोर्ट में भी चैलेंज नहीं है और भी किसी तरह से इसमें अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी और धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे एसएमएस अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। सीफू की सुस्ती के कारण ये 3000 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में बना रखा है। सरकार फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की 3067 सीटों का अंतिम सूची जारी करे और सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने का काम करें। धन्यवाद। श्री 295 श्री पूसाराम गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय,